नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं लहरा चौक यानी मैदान में मौजूद हूं और यहां पर किशनगंज की जनता जो है यानी सीमांचल की जनता लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। महासभा का यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर संजय सिंह जी मौजूद, संजय झा जी मौजूद रहे, अख्तरुल इमान साहब मौजूद रहे, अजहर असफी साहब मौजूद रहे, तमाम कद्दावर नेता विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में इस कानून को वापस कर लिया जाएगा। सवाल ये भी कि क्या केंद्र सरकार द्वारा जो कानून पास कर दिया गया, एक्ट बना दिया गया, क्या उस एक्ट को वापस किया जाएगा। मंच से एक ही आवाज़ आती है, कफन बांधकर सरजमी के लिए हम निकले हैं, लेकिन अपनी संपत्ति, अपने वक्फ की ज़मीन को ख़त्म होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन किशनगंज की जनता, यहाँ की आवाम क्या कुछ चाहती है, क्या वाकई वक्फ जो बन चुका है, वक्फ कानून को वापस लिया जाएगा। आपको बताते चले 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया गया था, 2013 में भी संशोधन किया गया था, उससे पहले 1995 में संशोधन हुआ था। लेकिन इस बार 2025 का जो संशोधन है वो बहुत ही अलग अंदाज में किया गया है। यानी एक तबके को, एक समुदाय को दबाने की कोशिश की गई है और ये इल्ज़ामात है मुस्लिम कम्युनिटी का कि ये प्रॉपर्टी जो है उसे हड़पने की कोशिश सरकार कर रही है। सरकार अडानी अंबानी को बेचने की कोशिश करेगी, कभी कब्रिस्तान बेच दिया जाएगा, कभी मस्जिद बेच दी जाएगी, उसकी ज़मीन को ख़त्म कर दी जाएगी। तो उस ज़मीन को, अपनी सरजमी को, अपने बाप दादे या पुरखे की ज़मीन को पुरजोर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होगा कि क्या ये एक्ट वापस लिया जाएगा। जिस तरह से कृषि कानून के वापस लेने से कहीं ना कहीं किसानों में खुशी की लहर थी, तो क्या इस बार उसी तरह से वक्फ संशोधन बिल को केंद्र सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी। क्या नाम हो आपका? राहिल अख्तर। राहिल जी, क्या करते हैं? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का जिला सचिव हूँ किशनगंज से। जी फरमाएं। वक्फ कानून को लेकर लगातार जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या कि यह कानून वापस आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा। बहुत लोगों ने कहा कि मोदी टलेगा, बिहार मतलब ये कानून नहीं टलेगा किसान के मामले में जो आंदोलन किया गया। लेकिन क्या हुआ, मोदी को टलना पड़ा, है ना। वाकई अगर एक सारे लोग, सारे जमात के लोग, सारे पार्टीज़ के लोग, सारे तंजीम के लोग अगर साथ आएंगे तो इन्हें पीछे जाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आपके इस वक्त चुनावी दंगल की जो भी होल्डिंग यहाँ पे लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 3 मनहूस चेहरे है उसमें। मैंने कौन सा, जरा नाम बताएं। जो बिहार के सीएम है, क्या है ये पिछले कई सालों से मुसलमानों के वोटों का राजनीतिक का ध्रुवीकरण कर रहा है। अभी वक्त आया, नीतीश कुमार को पसंद भी करते हैं। जब टोपी पहन कर करके आप लोगों को दावत दी जाती, कूद करके आप ही लोग मंच पे पहुंचते हैं, क्यों? नहीं, मुसलमान देखिए, ये इनको यही तो ना, यही पहचानने की जरूरत है। हम लोगों ने 12 साल पहले इनके वो असली चेहरा देख चुके थे, तभी इन्हें 2014 में बहुत बढ़िया से इनको तबका दिए थे हम लोग किशनगंज में, ठीक है ना। और किसी लायक नहीं छोड़े थे वक्त का सीएम को। तो आज हम लोग डंके के चोट के बोलते हैं कि बहुत सारे जदयू के लोग अभी वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पता अब चला उन लोगों को कि अब नीतीश कुमार का असली चेहरा क्या है। एक्चुअली ये मुखौटा है इनका। आपने देखा कि अभी नीति आयोग का क्या रिपोर्ट आया, बिहार को सबसे निचला पायदान में लेके गया। नीति आयोग किनका है? गवर्नमेंट का है ना। क्यों किया उनका? लेकिन विकास बहुत लोगों ने कहा कि मुसलमानों के लिए विकास किया है, सिवाय 6 पे कमीशन के अलावा मुसलमानों को क्या दिया नीतीश कुमार ने? अगर रोड दिया है तो हिंदू मुसलमान सब चलते हैं, स्कूल दिया है तो हिंदू मुसलमान सब पढ़ाई करते हैं। तो ये सिर्फ मुखौटा है नीतीश कुमार का। अब ये असली चेहरा सामने आया है। यानी जब मुसलमान की बारी आई, उन पर हमला हुआ मुसलमानों पर, तब नीतीश कुमार हाथ हटा लिए अपना। बिल्कुल। अभी वक्फ का क्या मामला था? अरे आपको तो ये चाहिए था कि हम मुसलमानों के वोटों का राज करते हैं। 18% वोट हमारे मुसलमान बिहार के जो है, अभी उतनी आबादी के लोग हम एक संवैधानिक पद पर हैं, हम सीएम पद पर हैं। आप तो 6 बार शपथ लिए, है ना, 9 बार शपथ, उसके बाद आप इस हालत जाके हैं कि आप एक तरफ एक संविधान की वोट लेकर आप सीएम बने। लेकिन आज आप किस ख्याल रखे? बताइए, न्यायपालिका विधायपालिका किस काम के लिए है? हिंदुस्तान का लोकतंत्र का खूबसूरत यह है कि न्यायपालिका विधायपालिका को आज जो हाल करके रखा है पीएम मोदी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने, तो ये आपको अभी सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों के लिए इनको ललकारा जाएगा। और जिस तरह से किसान बिल को वापस लेना पड़ा, अब ये कहीं ना कहीं वक्फ बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। ये अल्टीमेटम है।
एक सवाल आपसे, ये सवाल हो गया इनसे वक्फ बिल को लेकर के, क्या लग रहा है नीतीश कुमार बार बार उनको कहा जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, मंच की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक पर कहते हैं कि मेरा अच्छा सीएम है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है ना, दुलरवा सीएम माना जाता है। इसके बावजूद बार बार मंच से ये कहा जाता है कि नहीं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इनके नेतृत्व के अलावा ये चेहरा सामने नहीं ला पा रहे थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3-4 महीने से काफ़ी गुस्से में हैं। उनका सब कुछ नजर आ रहा है, उनको अल्टीमेटम एक तरह से दे दिया कि भाई आप कुर्सी को छोड़िए और चले जाइए। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव की वजह से नीतीश कुमार साइडलाइन नहीं हो रहे थे, इसलिए वक्फ कानून को एक तमगा बनाया गया है, एक मोहरा बनाया गया? देखिए मैम, सबसे पहले आपका आने का स्वागत है। ये नीतीश कुमार जी कोई ऐसे ही जाकर के वक्फ का जो सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ अंदर खाने में कुछ ना कुछ पैक्ट हुआ होगा। ऐसा मालूम पड़ता है कि इन्होंने, बीजेपी ने इन्होंने कहा होगा कि साहब आप मेरे को सपोर्ट करो। और एक दूसरी बात और यहाँ जो समझ में आती है वो कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आज के दिन में अगर नीतीश कुमार 1 मिनट के लिए भी मोदी से अलग होने का प्रयास भी करते हैं तो उनकी पार्टी 3 खाने चित हो जाएगी, 3 खानों में बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी में ऑन रिकॉर्ड कहती है सिर्फ 2025 तक के लिए है, उसके अलावा 2025 से आगे 26 नीतीश की पार्टी नहीं जाएगी। नीतीश कुमार ने जब 9वीं बार शपथ लिया था, उसी वक्त मैंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि नीतीश कुमार का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो चुका है, वो आगे कुछ नहीं हो चुका है। और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से अपने जितने भी लोग आपके वक्ता देखने वाले होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वक्फ बिल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सरकार आज उम्मीद के नाम पे कह रही है कि जो मुसलमानों के लिए एक उम्मीद लेके आए हैं। मेरा मानना है और मेरा कहना यह है कि सरकार के पास अपनी भी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, बिहार सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ज़मीनें हैं। आज गवर्नमेंट ये नहीं बता पाएगी कि उनकी कितनी ज़मीनें इंक्लोज्ड हैं। वो सारी ज़मीनें जो भूमि दान में लोगों ने दिया, हॉस्पिटल्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उन सारी ज़मीनों में आजकल अब ये नहीं ब्यौरा है कि जी कितने ज़मीन कब्जा हो गए। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि हमारे गाँव में और हमारे वेसिनिटी के अंदर में अगर आप देखें तो सरकारी ज़मीनें कब्जा हो गई हैं। आज ये क्या कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों के लिए उम्मीद लाए हैं, वक्फ को हम रेगुलेट करेंगे, इनकी ज़मीनें जो है हम सही करेंगे और इससे जो है हम ये मुसलमानों की भलाई करेंगे। क्या ये मोदी सरकार के इस बात पर आपको यकीन है? अब आप खुद ये बात समझ सकती हैं, सारी जनता ये जानती है कि जो सरकार आपकी अपने छत पर आपको नमाज पढ़ने से मना करती है, जो सरकार आपको हर चीज़ के लिए रोकती है, आप 2 मिनट के लिए नमाज के लिए अगर खड़े हो जाते हैं तो आपको लाठी डंके से आपका स्वागत किया जाता है, आपको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आप ट्रेन में चले जाइए, आपको मॉब लिंचिंग के नाम पे। तो आज अगर ये सरकार, अगर नीयत इनकी सही भी होती अगर, तो उस पर यकीन करने लायक नहीं था। लेकिन यहाँ तो साफ साफ झलकता है, दिखता है कि साहब टोटल इन्होंने जो बनाया है, ये जो वक्फ कानून उन्होंने दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को उलझाने के लिए। और आप एक बात और समझिएगा, जब कब्रिस्तानों में कोई आदमी आकर के अवैध कब्जा करना चाहेगा, बोलेगा जी ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, उस सिचुएशन को समझिए। वहाँ पे 2 कम्युनिटी के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होगी, और वो लड़ाई होगी तो उससे फ़ायदा किसको होगा? मोदी सरकार को होगी। मस्जिद के अगर जो मस्जिद जो है बाय यूज़र्स होते हैं, अब मस्जिद में अगर आपका आ जाएगा आके कोई झंडा फहरा देगा, बोलेगा ये मस्जिद मुसलमान की नहीं है जी, हमारी है। अब वहाँ पे उस सिचुएशन में क्या होगा? ये पूरे देश सारी देखिए, वक्फ कानून पर संशोधन से पहले 2014 के बाद जब से सत्ता में सरकार बीजेपी की आई है, एनडीए की आई है, तब से आप हर एक मस्जिद के आगे ड्रामा आप देखते हैं, हर मस्जिद के आगे तोड़फोड़ देखते हैं। आपने बिहार शरीफ का रामनवमी को देखा, आपने पूरी तरीके से जलाकर खत्म कर दिया गया। तो वो शुरुआत जब होती रही है तब आप लोग कहाँ रहते हैं? देखिए, हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि हम लोग हर तरह से जो पीसफुल प्रोटेक्शन करें, अपना प्रोटेस्ट करें। कल मुंबई की बात है, आपको शायद मालूम होगा, 90 साल पुराना एक जैन मंदिर तोड़ दिया गया है ना। ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी, पूरे देश की बात है। इनको मनमान, आपको पता है अयोध्या में 300 मंदिर, सॉरी काशी में इन्होंने 300 मंदिरें तोड़ दी। अब ये कहते हैं कि साहब ये जो क्या नाम है उनका, जो मुगल शासक है, ये मंदिरों को तोड़ा है, आप तो उनसे भी बढ़ गए। आपने तो 300 मंदिरें आकाश में तोड़ी हैं। आपने जो है पूरे अपने जो, बहुत दूर की बात है, मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन घर जो बने हुए थे जहाँ पर छोटे बच्चे थे, प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको रोड पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये जो सरकार है, एक्चुअली ओवरऑल अगर आप देखें और अगर ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इनका एक मकसद है, एक तरफ सत्ता हासिल करके रखो, और ये सत्ता हासिल करने का एक इनको मंत्र मिल गया है। वो आपने सुना होगा 2014 में गुजरात मॉडल। वो गुजरात मॉडल एक्चुअली में कोई विकास का मॉडल नहीं था, वो दंगे का मॉडल था। वो दंगा का मॉडल उन्होंने उठा के अभी यूपी और पूरे इंडिया के अंदर में फैलाने का प्रयास किया।
एक तरफ पोलराइजेशन करो, दूसरी तरफ अपने जो अदानी अंबानी और जो इनके फ्रेंड्स हैं इनको बढ़ावा दो, यही मेरा कहना है। वक्फ को लेकर आखिरी सवाल, क्या अगर कानून वापस नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? सीमांचल वासी क्या करेंगे, बिहार वासी क्या करेंगे? देखिए, जिस तरह से इन्होंने 3 काले कानून किसानों के लिए भी लागू किया था, जिसमें 700-800 लोगों की शहादत हुई, हाँ 750 लोगों की शहादत हुई, और उसमें उन्होंने आखिर उसको वापस लिया। हम लोग उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं या नहीं है? सब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हाँ। और इसके लिए हम लोगों को सड़क से लेकर के सदन तक, सदन से लेकर के पार्लियामेंट तक, आपको सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह की लड़ाई के लिए हम लोग अब दिल खोल के तैयार हैं। अब हम लोग किसी तरह से नहीं झुकने वाले हैं। वैसे साहब कहते हैं हम तो कफन बांध कर मैदान में है, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ बात आती है देश और संविधान की, तो वहाँ पे जो है मुसलमान हो या हमारे देश के जो भी सेकुलर जहन के लोग हैं, वो यही कहेंगे कि भाई जब संविधान की बात आ जाए तो फिर सर पे कफन क्या, सर पे कफन बांधकर तो निकलना ही है। ये तय है, अवैसी साहब कहे या कोई और साहब कहे या कोई भी वो उस बात को अगर कहे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। सवाल ये होगा, शायद ये सवाल आपको खिलाफ में लगे कि जिस तरीके से होटल ओबराय को आप नाम सुना आपने, 5 स्टार होटल है, दिल्ली में है, मुंबई, ये हैदराबाद में भी होटल है, तो वहाँ पर जो 1 रुपया सालाना ले रहे हैं वक्फ की ज़मीन पर, हालांकि सरकार जब उस पर एक्टिव हुई तभी वो काम हुआ होगा, लेकिन साल भर का आप 1 रुपया ले रहे हैं। कितनी मस्जिदें, कितने ऐसे कारखाने हैं, कितनी दरगाह हैं जो वक्फ की ज़मीन के द्वारा बनाए गए हैं? जी देखिए, वक्फ के चाहते तो मुसलमान चाहता तो कई मेडिकल कॉलेज बना देते, कई इंजीनियरिंग कॉलेज बना देते, बहुत फैसिलिटी देते। जब आप 3rd पोजीशन पे हैं, लार्जेस्ट आपके पास ज़मीन है, इसके बावजूद यहाँ की जनता, चाहे सीमांचल की जनता हो या फिर पूरे इंडिया की जनता हो, मुसलमान कम्युनिटी की मैं बात करती हूँ, वो गरीब क्यों रह गए हैं? देखिए हमारी सबसे बड़ी ये है कि हम जो है भरोसा ज़्यादा करते हैं। इस पर भरोसा करते हैं कि जो ये एक वादा जो दिलाते हैं हमें, तो उन पर भरोसा करते हैं। और आज जो है वक्फ की जायदाद हमारे यहाँ बहुत है, हम इस बात की बिल्कुल ये डिसएग्री नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जो है कमियां हैं। हम भी सो रहे थे, इसके लिए बिल्कुल हम जगे हुए नहीं थे कि भाई हमारी जायदाद है, हमें उससे जो है अर्निंग लेना चाहिए, गरीबों की भलाई करना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए। इस बात से अब एग्री हैं आप लोग, वाकिफ हैं? इसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी है, जब तक आप घर में नहीं लड़ेंगे तो बाहर ही आपके पास नहीं आएंगे, सवाल ये है। बिल्कुल हमारे यहाँ लड़ाई नहीं हुई है। हम जो है हमारी चीज़ों की मतलब खोज में मतलब नहीं ये थे, खोज में सही नहीं रहे। देखिए, इसमें भी सरकार की विफलता है।